वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेटलर्जी की इस क्लास में फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग धातु निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम या कहें तो शॉर्ट में मेटलर्जी लेसन को पढ़ रहे थे। और इस लेसन के मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। जो भी बच्चे मेरी क्लास आज पहली बार देख रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस चैप्टर के वीडियो को क्रम से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैंने एक भी टॉपिक अभी तक आप लोगों का नहीं छोड़ा है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन हो और मैंने नहीं पढ़ाया हो। मैं इवन एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको कुछ वीडियोज़ में करा करके दूंगा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी लोग जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए बच्चे हैं वो टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करते हो। कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत भी किए हैं, तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी हुई है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पढ़ने वाले बच्चे, फालतू बच्चों का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैं हर 2-3 वीडियोस का 4 वीडियोस का मिला करके एक टेस्ट लेता हूं और उस टेस्ट में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लेवल पर दिए हुए हैं या जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को मैं टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को पूछूं और आपके आंसर्स को मैं देखूं, ठीक है। अब हर एक की कॉपी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं मोबाइल पर देख करके चेक कर पाऊँ। रेंडमली कॉपीज़ मैं देखता हूँ और उसके बाद एक कॉमन सोल्यूशन मैं भेजने की कोशिश भी करता हूँ। जो उसका फाइनल सोल्यूशन मेरे तरफ से होना चाहिए वो मैं आपको भेजता हूँ। तो उम्मीद है कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो इन चीज़ों को देखेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जिंक की मेटलर्जी, या कहें तो जिंक धातु के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखो, ये बहुत ही बेहतरीन छोटी सी मेटलर्जी है और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, आ सकती है। आप सभी लोग देखें। देखो, आपसे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है जिंक धातु के अयस्क कौन से हैं, इन अयस्कों से शुद्ध जिंक धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो देखो, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जिंक धातु है उसके अयस्क जो हैं वो 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। एक जो अयस्क हैं वो सल्फाइड अयस्क कहलाते हैं, मतलब जिसमें सल्फर मौजूद हो। तो सल्फाइड अयस्क कौन सा है? जिंक ब्लेंड, ठीक है। ये हमारा सल्फाइड अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता भी होगा, इसको बोलते हैं ZnS। दूसरा अयस्क है कार्बोनेट अयस्क, इसका नाम है कैलामीन या कैलामाइन जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। और एक तीसरा अयस्क है, उसको हम खनिज कह सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं होता है इसको निकालने से, बट फिर भी इसमें जिंक मौजूद होता है और ये जिंकाइड है। इसका फॉर्मूला होता है जिंक ऑक्साइड। देखो, जिंक साइड भी बोलते हैं, उच्चारण करने का अंतर है। इससे पहले मैंने शायद जिंक साइड लिखा होगा तो आप वो लिख सकते हो। तो ये 3 अयस्क हैं जिंक के। इनमें से जो सबसे फेमस अयस्क है, जो प्रमुख अयस्क है, उसका नाम होता है कौन सा? जिंक ब्लेंड। मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ZnS, पूरा नाम लिख लीजिएगा। अब हमारा टारगेट है जिंक ब्लेंड से जिंक धातु तक पहुंचना, ठीक है। जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का पहुंचना, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के हमारे पास 1, 2, 3, 4 टोटल 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप का नाम है अयस्क का सांद्रण, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। आप सभी लोगों को पता है ये सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क में जो सांद्रण हम लोग करते हैं उसकी कौन सी विधि अपनाते हैं आपको याद होगा, इसको बोलते हैं फेन प्लवन विधि। कौन कौन सी विधि होती है? फेन प्लवन विधि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं उसका कारण आप समझ लीजिएगा, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों के लिए हम फेन प्लवन विधि यूज़ करते हैं और ये सल्फाइड अयस्क ही तो है। इस विधि में क्या करते हैं, एक लोहे का टैंक लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्या भरते हैं? पिसा हुआ अयस्क भरते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? चीड़ का तेल मिलाते हैं और थोड़ा सा क्या मिलाते हैं? पोटेशियम एथिल मिलाते हैं और तेज़ी से इसमें वायु को प्रवाहित करते हैं। आपको पता है जब हम तेज़ी से वायु प्रवाहित करेंगे तो जो भी अयस्क है वो तेल के साथ भीगकर झाग के रूप में, ये क्या है? झाग के रूप में ऊपर साइड में आ जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं जिसको हम गैंग कहते हैं वो तली में जल के साथ भीगकर इकट्ठी हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं गैंग। और इस तरह इस झाग को इकट्ठा करके हम सल्फाइड अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इस विधि को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण।
तो इसकी भाषा तो आप लिख लोगे, ठीक है। आप क्या लिखोगे, जिंक धातु का सर्व प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड होता है जिसका फॉर्मूला ZnS है। इस अयस्क को सर्वप्रथम बारीक पीसकर अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि से करते हैं। इस विधि में लोहे का एक टैंक लेकर उसमें बारीक पिसा हुआ अयस्क, चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जेंथेट और जल, ये चारों चीज़ें मिलाकर तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं। समस्त सल्फाइड अयस्क तेल के साथ भीगकर झाग के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाता है, जबकि अशुद्धियां जल के साथ भीगकर नीचे तली में इकट्ठी हो जाती हैं और इस प्रकार झाग को एकत्रित करके हम सल्फाइड अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अयस्क का सांद्रण करने के बाद हम लोगों को क्या मिल गया, सांद्रित अयस्क मिल गया। अब हम सांद्रित अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। सांद्रित अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। भर्जन में हमने आपको सिखाया है कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो चित्र है वो किसका चित्र आ जाएगा, परावर्तनी भट्टी का चित्र हो जाएगा। परावर्तनी भट्टी का आप चित्र बना लीजिएगा। देखो मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, मैं कई बार बना चुका हूँ। तो यहाँ पर परावर्तनी भट्टी का आप चित्र बनाइएगा और लिखिएगा क्या कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में भरकर वायु की तेज धारा में गर्म किया जाता है, जिससे जो जिंक सल्फाइड है वो वायु के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। और इसका जो इक्वेशन है वो मैंने आपको लिखा हुआ है। जिंक सल्फाइड अयस्क वायु के साथ गर्म करने पर परावर्तनी भट्टी में किस में बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। और भी जो उसमें अवाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, फिर चाहे वो सल्फर की हो तो वो किस में बदल जाएगी, SO2 में। आर्सेनिक की होगी तो वो किस में बदल जाएगी, आर्सेनिक ऑक्साइड में। ये आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। जो मेन इक्वेशन है वो क्या है कि जो हमारा सल्फाइड अयस्क था वह भर्जन प्रक्रिया के बाद किस में बदल जाता है, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है, मतलब ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह से हमको भर्जित अयस्क मिलता है, या कहें तो अयस्क का अब हमें ऑक्साइड रूप मिल जाता है। ये इक्वेशन लिख दोगे, चित्र बना दोगे और थोड़ा सा वर्णन कर दोगे। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा स्टेप, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप से अलग से क्वेश्चन भी आता है। देखो मैं थोड़ा सा यहां मिटा रहा हूं साइड से, जिसने नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो हम तीसरे स्टेप की बात करने जा रहे हैं। वो तीसरा जो स्टेप है वो होता है जिंक ऑक्साइड का, मतलब ये जो भर्जन के बाद हमको मिला था ना जिंक ऑक्साइड, उसका कोक के द्वारा अपचयन। देखो इसमें करते क्या है, देखो यहां पर जो ये प्रोसेस है इसको हम रिटॉर्ट में कर सकते हैं, या फिर इसको हम मफल भट्टी में कर सकते हैं। मफल भट्टी, देखो हम रिटॉर्ट में करते हैं, यहां बेहतर रिजल्ट जल्दी मिलता है। आप दोनों यूज कर सकते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। रिटॉर्ट का मतलब है एक इस तरह से, एक इस तरह की भट्टी है, ठीक है, और उस रिटॉर्ट में हमने ये ऑक्साइड अयस्क को भरा हुआ है और इसमें साथ में मिला हुआ है कार्बन, ठीक है। यहां दो चीजें हैं, क्या क्या चीज है, एक है जिंक ऑक्साइड और दूसरा है कोक, या जिसको हम बोलते हैं कार्बन। इस भट्टी को, इस रिटॉर्ट को हम प्रोड्यूसर गैस द्वारा गर्म करते हैं, या कहें तो इसके चारों ओर गर्म वायु भेजते हैं, या जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। देखो चित्र में मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, आप अपनी किताब से देख लीजिएगा, चित्र उसमें बना दिखेगा। मैं उसका जो केमिस्ट्री है वो पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। मतलब हमने क्या काम किया, जिंक ऑक्साइड लिया, उसमें कार्बन का चूर्ण मिलाया और एक खड़ी रिटॉर्ट में उसके चारों ओर गर्म वायु प्रवाहित कर दी, जिससे वो रिटॉर्ट गर्म हो गया। और इस गर्म रिटॉर्ट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 1408 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। कितना टेम्परेचर रखते हैं, 1408 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो होता क्या है, जो जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और 1408 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस में बदल जाएगा, जिंक धातु में बदल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये जो जिंक धातु है, ठीक है, ये जो जिंक धातु है ये 1408 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस हुई है। ध्यान रखिएगा, ये जो जिंक धातु है, ये जिंक धातु का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, जिंक धातु का जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है,
907 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब अंदर का तापमान तो 1400 से ऊपर है, जिंक धातु मिल भी रही है। वो जिंक धातु जब इतना तापमान सहन करेगी तो वो तुरंत किस में बदल जाएगी, वाष्प में बदल जाएगी, और ये वाष्प को हम ऊपर से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर हमें वाष्प के रूप में दो चीजें मिल रही हैं, जिंक धातु है वो भी वाष्प में बदल गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो ऑलरेडी गैस है ही, तो वो भी गैस के रूप में है। तो हमारा जो रिटॉर्ट है वो जब गर्म होगा तो उसमें जितना सॉलिड रखा है, देखो सॉलिड था क्या, जिंक ऑक्साइड सॉलिड था, कोक भी सॉलिड था, गर्म करेंगे तो ये सॉलिड धीमे धीमे कम होता जाएगा, और ये सॉलिड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वेपर्स में। और वो वेपर्स किसकी होगी, जिंक धातु की वेपर्स होगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर्स होगी। इन वेपर्स को हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, लोहे के बने हुए या मिट्टी के बने हुए द्रवणित्र लेते हैं, मतलब जिसमें हम इस वाष्प को ठंडा कर लेते हैं। तो देखो जिंक तो ठंडी हो जाती है और वो लिक्विड में बदल जाएगी, जिसको हम बोलेंगे जिंक स्पेल्टर। बाद में उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है, वो तो द्रवित होगी नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है और सारा का सारा जिंक द्रवित हो जाता है। उसके बाद उसको हम बड़े बड़े टुकड़ों में ढाल देते हैं, जिंक के बड़े बड़े कह लो बॉक्स, मतलब कह लो कि ईंट टाइप की बना लेते हैं, और इस तरह से हमें जिंक धातु की वो प्राप्ति हो जाती है। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। देखो इसमें भाषा क्या लिखेंगे, हम भाषा यहां से बोलते हैं, ये वाली तो भाषा आपने समझ ली थी, तो हम क्या लिखेंगे, सांद्रित अयस्क को, मतलब फेन प्रवण विधि से हमें सांद्रित अयस्क मिला था। सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर हमको क्या मिल गया था, भर्जित अयस्क, या कहें तो ऑक्साइड अयस्क मिल गया था। इस ऑक्साइड अयस्क को एक रिटॉर्ट में या खड़ी रिटॉर्ट में कोक के साथ मिश्रित करके लगभग 1408 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। इस तापमान पर जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचयित होकर जिंक धातु का निर्माण कर लेता है, और जिंक धातु का चूंकि गलनांक क्वथनांक 907 डिग्री सेंटीग्रेड है, अतः इतने तापमान पर जिंक वाष्प के रूप में प्राप्त होता है। ये वाष्प प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों वाष्प अवस्था को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसे द्रवणित्र में या ठंडा करते हैं, द्रवित करते हैं, और इस तरह जिंक धातु द्रवित होकर लिक्विड के रूप में प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक स्पेल्टर। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्रवित नहीं होती है, वो अलग निकल जाती है, उसको अलग कर लेते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है, देखो अलग से क्वेश्चन क्या आता है आपसे, क्वेश्चन ये आता है कि जो जिंक धातु का हमने अपचयन किया उसमें हमने कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ध्यान से समझिएगा, कार्बन का इस्तेमाल किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो देखो इसकी आंसर आप किताबों में पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको आंसर बता रहा हूं। देखो ये हमारा जिंक ऑक्साइड, इसको बदलना किस में है, जिंक में, और ऑक्सीजन अलग होना है। अब अगर हम अपचायक के तौर पर कार्बन लेते हैं, ठीक है, तो वो कार्बन इस हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ दें तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बराबर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब अभी देखो जिंक ऑक्साइड का कार्बन से अपचयन हो रहा है तो जिंक धातु बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हमने कार्बन को बतौर अपचायक के तौर पर लिया हुआ है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, आप लोग कहते हो कि हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से कराई तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड मिली, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा भी तो रिएक्शन लिखा जा सकता है, जिंक ऑक्साइड किस में बदलेगा, जिंक प्लस हाफ O2 में, और कार्बन ऐसा कर लो 2 मोल्स ले लो, 2 मोल्स Zn प्लस O2, और ऐसा हो सकता है Zn C प्लस O2 बराबर क्या हो जाए, CO2। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ ZnO, O से O2 से O2 कट गया, प्लस C बराबर क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ Zn प्लस CO2। कुछ लोग कहते हैं सर ये इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं क्या, मतलब हम अपचायक के तौर पर तो कार्बन ही ले रहे हैं, मगर यहां पर कार्बन की रिएक्शन से क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां पर कार्बन की रिएक्शन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये भी रिएक्शन सही है, ये भी रिएक्शन सही है, मगर ये जो रिएक्शन है वो 1460 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से हो जाती है, या कहें तो
कम तापमान पर होती है ये रिएक्शन। और अगर आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करना चाहते हो तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम हाई टेम्परेचर की रिएक्शन को यूज नहीं करते हैं, हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल से हम कौन सी गैस बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कुछ लोगों का यह भी पूछना रहता है कि क्या हम कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज नहीं कर सकते थे। देखो अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, Zn बराबर क्या हो जाएगा, Zn प्लस हाफ O2, और ये अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बतौर अपचायक के तौर पर ले लें तो ये रिएक्शन आनी चाहिए, Zn प्लस हाफ O2 से हाफ O2 तो कट गया, क्या हो जाएगा, Zn प्लस ये हो जाएगा Zn प्लस CO2। तो आप देखो कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बतौर अपचायक लें तो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, और इस रिएक्शन को देखने पर लगता भी है कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो अपचायक के तौर पर लिया जा सकता है, मगर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों इस्तेमाल नहीं होता है कि इन दोनों रिएक्शनों को जोड़ने के बाद जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है किसी भी तापमान पर, इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग अपचायक के तौर पर नहीं करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का उपयोग करते हैं, और उसमें से भी कौन सी गैस बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं, क्योंकि वही वो रिएक्शन है जो कम तापमान पर पॉसिबल है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये कहोगे कि हम डेल्टा जी प्लस है ये कैसे निकालेंगे, या डेल्टा जी है माइनस ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो वक्र होता है उसको हम बोलते हैं एलिंघम वक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी वक्र है, और उस वक्र की सहायता से ही ये चीजें मैं फटाफट लिख रहा हूं। इन शॉर्ट अगर आपको इसका आंसर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु प्राप्त करने के लिए यदि हम कार्बन का उपयोग करते हैं तो ये रिएक्शन आती है, ये लिखोगे और ये लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान या गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, अतः यह रिएक्शन स्वतः प्रवर्तित होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, 1460 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाती है, इसलिए हम कार्बन का उपयोग बतौर अपचायक के तौर पर करते हैं। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करें तो रिएक्शन ये लिखोगे और ये लिखोगे, फिर लिखोगे उपरोक्त अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान किसी भी तापमान पर ऋणात्मक प्राप्त नहीं होता है, सदैव क्या आता है, धनात्मक आता है, अतः कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग हम जिंक ऑक्साइड के अपचयन के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। अगर हम स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा अपचायक लेना पड़ेगा, कार्बन का उपयोग करना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें लास्ट में क्या मिल जाता है, जिंक धातु, या कहें तो जिंक स्पेल्टर मिलता है। ये अभी अशुद्ध है, इसमें कॉपर की भी अशुद्धि है, कैडमियम की भी अशुद्धि है, आयरन की भी अशुद्धि है। देखो 3 अशुद्धियां मैंने बोली हैं, कौन सी, कॉपर की, कैडमियम की और आयरन की, ये अशुद्धियां हैं जिंक में। तो अब हमारा टारगेट है कि इस जिंक धातु को हम शोधित करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, और जिंक धातु को शोधन करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक हैं। एक का नाम होता है द्रवीकरण। द्रवीकरण में कुछ नहीं करना है, जिंक धातु का क्वथनांक कम होता है और जितनी अशुद्धियां हैं इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। हम अशुद्ध जिंक को लेते हैं और गर्म कर देते हैं 907 910 तक, तो 910 पर सारा जिंक वाष्प में बदल जाता है, अशुद्धियां वहीं छूट जाती हैं, एंड फाइनली जो वाष्प हमको मिली उसको हम ठंडा कर लेते हैं, और लास्ट में हमको यहाँ पर जो जिंक मिलता है वो शुद्ध रहता है। मगर इस विधि में 907 डिग्री तापमान तक गर्म करना पड़ता है, मतलब हमें एनर्जी की वेस्टेज करनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी बच जाए, इसलिए हम इस विधि का उपयोग कम करते हैं। इसकी जगह हम दूसरी विधि का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि। और इस विधि के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि हम अशुद्ध जिंक का बनाएंगे एनोड, शुद्ध जिंक का बनाएंगे कैथोड, और विद्युत अपघट्य के तौर पर क्या भरेंगे, जिंक के किसी लवण का विलयन। देखो हमने क्या करा था कि हमने अशुद्ध जिंक का बनाया था धन प्लेट, ये क्या है, एनोड। ये क्या चीज है, एनोड। ये किस चीज का बना हुआ है, अशुद्ध जिंक, अशुद्ध जिंक है। और दूसरी तरफ एक पतली सी प्लेट हमने ली है, इसका हमने बनाया है ऋण ध्रुव। ऋण ध्रुव का मतलब है हमने बनाया है कैथोड। और ये किस चीज का बना हुआ है, शुद्ध जिंक का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, शुद्ध जिंक का बना हुआ है। और विद्युत अपघट्य के तौर पर हमने क्या भर रखा है, जिंक का लवण। जिंक का लवण हमने कौन सा ले लिया, Zn सल्फेट और H2SO4 का मिक्सचर। अब हम जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर प्रक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होगा, जो जिंक है
वो जिंक आयनों के रूप में कहाँ आ जाएगा, विलयन में। और उसके बाद कैथोड पर प्रक्रिया कौन सी होगी, अपचयन की होगी। और अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा, जो Zn2+ आयन विलयन में मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, जिंक धातु में बदल जाएगा। और आपको फाइनली क्या होगा कि जो जिंक की जो अशुद्ध सी प्लेट थी उसमें से पहले जिंक आयन आएगा विलयन में, और फिर वही जिंक आयन कहां पर चला जाएगा, कैथोड में। तो कैथोड की प्लेट पर जिंक इकट्ठा होता जाएगा, इस प्लेट को आप बाहर निकाल लोगे और अशुद्धियां एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड या एनोड पंख। तो इस तरह से हमको जिंक धातु लास्ट में प्राप्त हो जाती है और ये कहलाती है शुद्ध जिंक धातु। और ओवरऑल ये सारी चीज एक साथ कलेक्टिव रूप में लिख देने से हमारी बन जाती है जिंक की मेटलर्जी। देखो जितने भी बच्चों ने पिछले टॉपिक अच्छे से पढ़े होंगे वो सभी बच्चे इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे, को इवन सुनते ही याद हो जाएगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखो पूरी की पूरी एक मेटलर्जी आपसे आने की संभावना रहती है, या तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 1-1 नंबर के 3 आएंगे, या फिर पूरी की पूरी मेटलर्जी 3 नंबर की या 4 नंबर की आपसे पेपर में आएगी। तो वो जैसा भी क्वेश्चन आता है मैंने सारे अपने वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को खुद ब खुद इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जिंक की मेटलर्जी छोटी सी मेटलर्जी है, और इस मेटलर्जी को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये मेटलर्जी आप आधा घंटे में आराम से याद कर सकते हो। रिएक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये एक छोटा सा पार्ट है जो स्पेशली अलग से पूछा जाता है कि जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु प्राप्त करने में हम अपचायक के तौर पर कार्बन यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों यूज नहीं करते हैं। तो उसका आंसर मैंने अलग से एलेबोरेट किया हुआ है। आप इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से फ्लो शीट बना लें, रिएक्शन लिख लें, साइड से छोटे छोटे डायग्राम्स बना लें और एक पेज में समरी को लिखने की कोशिश करें। जितने भी बच्चे लगता है कि हाँ उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस करी है तो वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी उस फ्लो शीट को जो आपने एक पेज पर तैयार करी है उसकी फ़ोटो खींच करके भेजें। उससे मोटिवेशन मिलेगा और बच्चों को। आप सभी लोग करके देखें, सारी की सारी आप चीज़ों के अगर आप बेहतर तरीके से नोट्स बना लोगे तो बाद में आप ही को रिवीजन करने में आसानी होगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये मेटलर्जी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। आप लोगों में से शेयरिंग की प्रवृत्ति किसी की नहीं है, बहुत कम बच्चे शेयर करते हैं, पता नहीं क्यों। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को करिए जिससे वो सभी बच्चे इसको देख पाएँ। जिनके पास छोटे मोबाइल हैं उनके पास भी कम से कम यूट्यूब तो उस पर भी चलता है, भले आपको दिखाई नहीं देती है तो आप मेरी चीज़ों को सुनते जाइए। मैं हर एक रिएक्शन को बोलता हूँ, आप बोल करके चीज़ों को भी लिख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी बात मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा।